अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकी तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. It's been 3 years for Ukraine war, but despite peace efforts, war could not be stopped. यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर ड्रोन वॉर पर बहस चढ़ गई है। अकेले यूक्रेन ने 2024 में 25 लाख ड्रोन्स मैन्युफैक्चर किए एंड दिस ईयर द नंबर इज़ गोइंग टू इंक्रीज टू 45 लैक्स। अब माना जा रहा है कि ड्रोन वॉर्स का युग आ चुका है। अगर मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 3 होती है या भारत का चीन या पाकिस्तान से युद्ध होता है तो क्या कन्वेंशनल वेपन्स जैसे आर्टिलरी, टैंक्स, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर या सबमरीन्स की जगह क्या ड्रोन्स ले लेंगे? मिलिट्री एक्सपर्ट्स अक्सर कंटेम्परेरी फैक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से पहले एक वक्त था जब बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स कहते थे कि वॉर विल बी स्विफ्ट एंड डिसाइसिव, यानी वॉर अगर शुरू हुई तो हफ्ते भर से पहले ही युद्ध ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारत को रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित होकर अपनी सामरिक रणनीति डिसाइड नहीं करनी चाहिए एंड द रीज़न फॉर दिस प्रोपोजिशन इज़ दैट the nature of Russia-Ukraine war, the terrain in which both countries fighting, it is basically urban warfare. रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ाई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शहरों और कस्बों के बीच हो रही है या शहरों से सटे फार्मलैंड्स यानी खेतों या मैदानों में हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर इज़ नॉट हैपनिंग इन जंगल्स, डेजर्ट्स और इन माउंटेन्स। इन इंडियन कंटेक्स्ट इफ़ यू सी, भारत चीन सीमा देख लें या भारत पाकिस्तान सीमा देख लें, यहाँ का वो टेरेन जहाँ वॉर शुरू हो सकती है वो ज़्यादातर जंगल, रेगिस्तान और पहाड़ हैं। हाउएवर, ड्रोन्स इन ऑल लाइक्लीहुड आर गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल इन ऑल काइंड्स ऑफ वॉर्स। लेकिन इसके मद्देनज़र एक बात तो तय है, रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ री एस्टाब्लिश्ड द इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ एयर पावर। अभी 21 मार्च को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6th जनरेशन फाइटर जेट F-47 वैनगार्ड और नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग कंपनी को दिया है। ट्रंप हैज़ कन्फर्म्ड दैट द एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स ऑफ दिस 6th जनरेशन फाइटर जेट वर ऑन फॉर लास्ट 5 years। अब एयर पावर की अहमियत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है जो रेप्लिकेटर 2 जैसे एडवांस ड्रोन प्रोग्राम चलाने वाले अमेरिका को भी एरोस्पेस पावर के लिए फाइटर जेट डेवलपमेंट की ज़रूरत महसूस हो रही है। दोस्तों, आज if I put these developments in Indian context with perspective, तो जब एयर पावर की बात करते हैं तो चीन ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं एंड चाइना इज़ फ्लाइट टेस्टिंग इट्स 6th जनरेशन फाइटर ऑलमोस्ट पैरेलली इफ़ नॉट एडवांस दैन USA। यही नहीं, चीन भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को भी 40 J-35A फाइटर जेट की सप्लाई भी देने जा रहा है। This development can be a cause of concern for any Indian। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल लड़ाकू विमानों की लगभग 30 स्क्वाड्रन्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए काफ़ी कम हैं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह की एरो इंडिया 2025 के दौरान HAL के बारे में की गई टिप्पणी के बाद माना जा रहा है वॉर फुटिंग पर LCA तेजस जेट्स की एक्सपेडाइटेड डिलीवरी के लिए काम शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत के पास अपना एरो इंजन नहीं है और इसके इतर भारत अगर देखें तो एरो इंजन के लिए बहुत प्रयासरत है और इधर भारत के जो इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका है उसके लिए भी इंजन की ज़रूरत है। HAL चीफ ने भी कहा कि लड़ाकू विमानों की डिलीवरी अमेरिकी इंजन सप्लायर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी पर निर्भर है। The engine, GE should have delivered the engine in 23 and it is delayed by more than 1.5 years। मेरे एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान GE404 इंजन की डिलीवरी में देरी का मुद्दा प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने उठाया गया था। Shailesh, your question was regarding GE engines. Yes, this matter, the delayed delivery of GE engines was taken up during Prime Minister's visit. We remain engaged with the US side on all aspects relating to contracted defense articles, including the timely deliveries. Furthermore, during the visit of the Prime Minister, as you are aware, you would have seen it, it was decided that the two sides have agreed to conclude a new 10-year
framework for the US-India major defense partnership in the 21st century. This is also reflected in the joint statement. So yes, to answer your question, this particular issue was discussed. हालांकि खुद ट्रंप आउट ऑफ ब्लू इंडिया को F-35 ऑफर करने में लगे थे। भगवान ना करे कभी युद्ध हो, बट इफ वॉर ब्रेक्स आउट, इंडिया वुड रिक्वायर नॉट जस्ट हंड्रेड्स बट थाउजेंड्स ऑफ फाइटर जेट्स टू विन ए वॉर। और ऐसे माहौल में जब शांति के पक्षधर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति ट्रंप बार बार थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का खतरा जता चुके हों, तो भारत का कोई भी नागरिक चीन और पाकिस्तान के सीमा पर रवैये को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित होगा ही होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? भारत के पास अपना स्वदेशी एरो इंजन क्यों नहीं है? भारत ने स्वदेशी कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की, लेकिन कावेरी इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशो कम होने की वजह से वायुसेना और नौसेना ने 2008 में कावेरी इंजन लगे हुए इंडिजिनस LCA तेजस को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अमेरिकी GE कंपनी को चुना गया। एरो इंडिया 2025 के दौरान बेंगलुरु में कावेरी इंजन डेवलपमेंट करने वाली DRDO की लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर SV रमना मूर्ति ने मुझे बताया कि भारत ने एरो इंजन डेवलप करने के लिए अभी तक $250 मिलियन खर्च किए हैं, जबकि LCA तेजस के लिए उपयुक्त थ्रस्ट टू वेट रेशो वाले 90 किलो न्यूटन टन वाले एरो इंजन को बनाने के लिए कम से कम $2.5 बिलियन की ज़रूरत होगी, जबकि एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट टू वेट रेशो वाले इंजन को बनाने के लिए $4.5 बिलियन की ज़रूरत होगी। भारत में अभी तक ऐसे एरो इंजन बनाने के लिए या पूर्ण स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए ना तो कंपोनेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी है और ना ही एल्टीट्यूड टेस्टिंग लैब। एंड दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीज़न फॉर इंक्रीज कॉस्ट एंड डिलेज इन डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन एरो इंजन। भारत के एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए क्या संभावनाएं हैं? आज ये जानने के लिए दुनिया के उन देशों के एरो इंजन प्रोग्राम को समझना बेहद ज़रूरी है जिन्होंने अपने खुद के एरो इंजन बनाए हैं और वो आत्मनिर्भरता के साथ अब पूरी दुनिया को एरो इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में तो दुनिया का सबसे पहले और सफल जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट एरो इंजन था वो जर्मनी ने बनाया था। वो जर्मनी जिसके सिर पर 1914 से 1919 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध का ठीकरा फोड़ा गया। आपको याद होगा, जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंतर्गत न सिर्फ अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी, सैनिक हटाने पड़े, बल्कि युद्ध में हुई हानि की भरपाई भी करनी पड़ी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के ह्यूमिलेशन से जर्मनी में ये बात गहरी होती चली गई कि डिक्टेटेड पीस है और ज़बरदस्ती थोपी गई ट्रीटी में जर्मनी का ना पक्ष रखा गया और ना उन्हें नेगोशिएशन में शामिल किया गया। इधर 1933 तक जर्मनी की सत्ता एडोल्फ हिटलर के हाथों में आ चुकी थी। तानाशाह नाजी हिटलर की विस्तारवादी नीति, पोलैंड के हिस्सों पर जर्मनी का दावा और पोलैंड में रह रहे एथनिक जर्मन लोगों के साथ बुरा बर्ताव जैसे कुछ कारणों का हवाला देकर नाजी जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके 2 दिनों बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के बचाव में नाजी जर्मनी से युद्ध का ऐलान कर दिया। एंड दिस इज़ हाउ वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली स्टार्टेड। युद्ध के शुरुआती 2 सालों में जर्मनी को युद्ध में काफ़ी सफलता मिली, बट आफ्टर इनिशियल सक्सेस इन इन्वेजन ऑफ पोलैंड एंड ब्लिट्जक्रीग इन वेस्टर्न यूरोप, दिस टाइड्स टर्न फॉर जर्मनी पोस्ट 1942। ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत रूस ने बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में जर्मन फोर्सेस को धूल चटा दी। जर्मन फोर्सेस सफर्ड ह्यूज कैजुअलिटी। उधर नॉर्थ अफ्रीका में 1942 के फर्स्ट बैटल ऑफ अल अलमाइन में जर्मनी और इटालियन फोर्सेस के मार्च को रोक दिया गया और धीरे धीरे अलाइड फोर्सेस ने एक्सेस फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। इसके बाद जुलाई 1943 में अलाइड नेशंस की फौजें इटली आ गई और 1944 में उन्होंने रोम को मुक्त करा लिया। अब जर्मनी लगातार हार रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होने वाली थी, इसी बीच नाजी जर्मनी को युद्ध जीतने का एक शानदार आइडिया आया। अभी तक लड़ाकू विमान जेट इंजनों से नहीं चलते थे। नाजी जर्मनी के लड़ाकू विमान भी पिस्टन इंजन वाले ही थे, लेकिन अब हिटलर को लग रहा था कि नई तकनीक के जेट इंजन वाले लड़ाकू विमान उन्हें अलाइड फोर्सेस पर जीत दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ रास्ते में
बहुत रोड़े थे। दरअसल जिस ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात मैंने पहले की, उसके मुताबिक जर्मनी पर पिस्टन इंजन टेक्नोलॉजी के आगे विस्तार पर रोक लगी हुई थी, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई में न्यू टेक्नोलॉजी वाले रॉकेट या फिर जेट प्रोपल्जन एरो इंजन के बारे में कोई रोक नहीं थी। जर्मनी को यहाँ अंधेरे में रोशनी की एक लकीर दिखाई दी और इस तरह जर्मनी ने पहले टर्बोजेट इंजन फाइटर प्लेन की शुरुआत की। वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी और एक हफ्ते पहले जर्मन इंजीनियर अर्नस्ट हाइनरिच हाइंकल ने हेंस वॉन ओहेन के साथ HE-178 टर्बोजेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया। उधर ब्रिटिश इंजीनियर एयर कॉमोडोर सर फ्रैंक विटल ने भी प्रोपल्सन जेट टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैजंट टेकन फ्रैंक विटल सीरियसली और इसका सीधा फ़ायदा जर्मनी को मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर पहले तो जर्मनी की RLF यानी जो नाजी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन थी, उन्होंने नई तकनीक के जेट इंजन विमानों की बजाय जो इन्वेंट्री में मौजूदा वॉर प्लेन्स थे उनके इस्तेमाल पर जोर दिया। इधर विली मेसरस्मिट भी नई जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे और उन्होंने प्रोजेक्ट 1065 में एक नए फाइटर जेट के बारे में प्रपोजल दिया। हाइंकेल को नियम कायदों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था और राजनीतिक रसूख ना होने की वजह से जो मेसरस्मिट थे वो आगे निकल गए और हिटलर की निगाहों में आ गए और एक तरह से छा गए। हिटलर ने उन्हें किसी भी डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ने को कहा जो सफल हो सकती थी। 1942 में Me-262 विमान की पहली उड़ान सफल हुई। 1943 में जर्मन एयरफोर्स लिफाफे के जनरल एडोल्फ जोसेफ फर्डिनांड गेलार्ड ने खुद इस फाइटर जेट की सॉटी की। He said, development of new fighter by Germany is not just a big step but a giant leap. Adolf Galland was Germany's ace legendary fighter pilot who flown her 705 combat missions on Western Front and claimed 104 aerial victories. बहरहाल ये नया विमान Me-262 जर्मन एयरफोर्स लिफाफे की रीढ़ की हड्डी बनने वाला था। नए लड़ाकू विमानों से लैस नाजी एम्पायर एक बार फिर दुश्मनों पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार था। Me-262 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसकी स्पीड 850 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सके। हालांकि ये उम्मीद से भी ज़्यादा 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज़ दौड़ सकता था, उड़ सकता था और एक तरह से इसमें दो बड़े भारी जेट इंजन्स लगाने के लिए जो इसके विंग्स थे उनको 18.5 डिग्री पर ले जाया गया था। इस विमान में 30 mm की 4 MK-101 कैनन लगी थी जो दुश्मन के लड़ाकू और बॉम्बर विमानों पर सिंगल बर्स्ट फायर कर उन्हें ध्वस्त कर सकती थी। इसमें लगे थे 2 टर्बोजेट प्रोपल्सन जंकर्स जुमो 004 इंजन्स। ये इंजन दुनिया के पहले एक्सियल कंप्रेशर इंजन थे। सबसे पहला विमान जिसका नाम स्वेल्बी था और एक लड़ाकू विमान इंटरसेप्टर था। विमान हिटलर को दिखाया गया लेकिन हिटलर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हिटलर की एक गलती ने न सिर्फ Me-262 प्रोग्राम को ही बंद करा दिया बल्कि जर्मन एयर स्पेस भी गंवा दिया। जब फ्रांस के नेतृत्व में अलाइड फोर्सेस का इन्वेजन हुआ तो हिटलर ने आदेश दिया कि Me-262 लड़ाकू विमानों को दुश्मन फ्रांस और यहाँ तक कि ब्रिटेन की सीमा के अंदर घुसकर डीप प्रेसिजन स्ट्राइक बॉम्बिंग स्ट्राइक करना चाहिए और एक तरह से एक फाइटर जेट को बॉम्बर की तरह इस्तेमाल करने का आदेश हिटलर ने दिया और हिटलर का आदेश कौन टाल सकता था और ये गलती गले की फांस बन गई जर्मनी की। Me-262 फाइटर जेट वेरिएंट को रोककर बॉम्बर वेरिएंट प्रोडक्शन शुरू हो गया। इस बीच जर्मन एयरफोर्स पुराने फाइटर वेरिएंट्स पर पायलट्स की ट्रेनिंग कराने में लगी हुई थी। अनुभवी पायलट्स तो ये एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे से उड़ा ही रहे थे लेकिन नए पायलट्स की कमी होने लगी। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वॉर टाइम में बहुत मिलिट्री एक्सीडेंट्स हो रहे थे और पायलट बेवजह मारे जा रहे थे। शुरुआत में तो Me-262 बेहद कामयाब रहा। अलाइड पायलट्स फेल्ड Me-262 अटैक एज ब्लिट्जक्रीग, लेकिन बाद में अलाइड पायलट्स ने Me-262 जेट्स की खामी पकड़ ली। नाउ दीज Me-262 प्रूव सिटिंग डक्स फॉर अलाइड पायलट्स। दरअसल टेक ऑफ और लैंडिंग के समय जंकर्स जुमो 004 इंजन इतना शक्तिशाली नहीं था, यानी थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम था। सबब ये था कि अलाइड पायलट्स ने अब रनवे पर ही इन विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोनों इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.28 था, यानी दोनों इंजनों का थ्रस्ट 3960 पाउंड था। जंकर्स जुमो
004 इंजन की सबसे बड़ी खामी थी कि ये स्टील के बने थे। रेयर अर्थ मटेरियल्स की कमी के चलते ये एक्सेल कंप्रेशन इंजन हीट नहीं झेल पा रहे थे। जर्मन साइंटिस्ट को मालूम था कि इसका समाधान निको अलॉय है, लेकिन ये उनके पास उपलब्धि नहीं था। इसलिए जंकर्स जुमो 004 इंजन की रिलायबिलिटी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। युद्ध के बीच में भी इन्हें सर्विस करने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स में जंगलों में ले जाना पड़ता था। दूसरी समस्या थी कि इन इंजन और एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सोवियत और अलाइड फोर्सेस के अटैक हुए और वो ध्वस्त हो गई। मजबूरन इनका प्रोडक्शन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ और जंगलों में हाथ से किया जाने लगा। इसके बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में जर्मनी ने जंकर्स जुमो 004 जेट इंजन वाले 1400 मी 262 लड़ाकू विमान बनाए, लेकिन फ्रंट लाइंस पर यह नंबर काफ़ी नहीं था। अमेरिकी पायलट जो P-51 फाइटर उड़ा रहे थे, उन्हें मालूम चल गया था कि अगर वो मी 262 के साथ डाइव करते हैं या डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते हैं तो मी 262 से वो डॉग फाइट में जीत सकते हैं। और एक ख़ास बात और, जर्मनी में युद्ध के वक्त एल्यूमिनियम की बहुत कमी हो गई थी, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर II के लास्ट स्टेज में जेट इंजन फाइटर हाइंकेल HE-162 वॉक्सजैगर भी लकड़ी से बनाया गया। इस विमान का फ्यूजलाज और विंग्स दोनों लकड़ी से बने थे। जब मई 1945 में युद्ध खत्म होने लगा तो जर्मनी के कई हिस्सों में मी 262 लड़ाकू विमान छूट गए। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के लिए ये बहुत बड़े रिसोर्सेज थे, या यूँ कहें वॉर बूटी थी या वॉर ट्रॉफी थी, क्योंकि इन्हीं विमानों के इंजन को स्टडी करके या एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग स्टडी में नए मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनने वाले थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन के जेट इंजन के बारे में, क्योंकि जर्मनी के बाद ब्रिटेन ही वो दूसरा देश था जिन्होंने जेट इंजन बनाया। ब्रिटेन में एरो इंजन बनाने का काम सन 1900 से ही चल रहा था। रॉल्स रॉयस, नेपियर, सनबीम और ब्रिस्टल जैसी कंपनियां कारों के इंजन से ही हल्के और ज़्यादा पावर वाले एरो इंजन बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से कुछ महीने पहले 1913 में रॉल्स रॉयस ने पहला ईगल नाम का इंजन बनाया, जिसे सही मायने में एरो इंजन कह सकते थे। B-12 लिक्विड कूल्ड एरो इंजन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए अधिकतर एयरक्राफ्ट फ्लाई किए गए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में एरो इंजन के विकास को एक लंबी छलांग दी, क्योंकि अब एक ऐसे भरोसेमंद एरो इंजन की मांग बहुत बढ़ चुकी थी। रॉल्स रॉयस के ईगल, हॉक और फाल्कन इंजन से ब्रिटिश बॉम्बर्स और फाइटर्स जेट उड़ाए गए। ब्रिस्टल जुपिटर नाम के रेडियल इंजन ने भविष्य के इंजन की डिज़ाइन निर्धारित की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेपियर लाइन इंजन, जो पेट्रोल से चलने वाला B-12 इंजन था, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक रॉल्स रॉयस ने केस्ट्रल इंजन बनाया, जिसके बाद हॉकर एयरक्राफ्ट उड़ने लगे। ब्रिटिश मर्करी इंजन और पेगासस वेक्टर थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन भी काफ़ी इस्तेमाल किए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रॉल्स रॉयस का मर्लिन एरो इंजन ब्रिटेन का सबसे शक्तिशाली एरो इंजन था, जिससे स्पिटफायर, हरिकेन, लैंकास्टर और हेविलैंड मॉस्किटो विमानों को उड़ाया गया। कुल 1,68,176 मर्लिन एरो इंजन्स बनाए गए। आउट ऑफ दीज 55,000 वर प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स अंडर लाइसेंस, और इनकी हॉर्स पावर 1000 HP से बढ़ाकर 2000 HP तक की गई। इसी तरह नेपियर सेबर, जो 24 सिलेंडर वाला 3500 HP का, यानी कि लगभग 2500 किलोवाट का इंजन था, उसे हॉकर, टाइफून और टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई करने में इस्तेमाल किया गया। ब्रिस्टल सेंट्रस, जो सबसे शक्तिशाली रेडियल इंजन था, उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इस्तेमाल किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, पिस्टन इंजन के बाद ब्रिटेन के जेट इंजन की शुरुआत जनवरी 1935 में फ्रैंक विटल ने की, जब उन्होंने अपनी डिज़ाइन को पेटेंट कराया। हालांकि उस वक्त ब्रितानी हुकूमत ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में सरकार ने उनके लिए ख़जाने खोल दिए। जबकि जर्मन हैंस वॉन ओहेन को नवंबर 1935 में ही उनके प्रोपल्सन जेट टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट मिल चुका था। 1940 की समर्स में सदर्न ब्रिटेन पर हमला हुआ और लड़ाकू विमानों की अहमियत बढ़ चुकी थी। 1941 तक ग्लोस्टर E-2839 ब्रिटेन का पहला जेट पावर्ड फाइटर बन चुका था, जिसे विटल के ही डिज़ाइन किए गए जेट एरो इंजन W1 से उड़ाया गया। इसके बाद रॉयल्स रॉयस ने वेलांट और डरवेंट जेट इंजन बनाया, जिससे ग्लोस्टर मैट्योर F फाइटर जेट उड़ाया गया। ये विमान रॉयल एयरफोर्स का पहला ऑपरेशनल जेट फाइटर जेट था।
रोल्स रॉयस नए शुरुआती दौर में सबसे शक्तिशाली जेट इंजन था। कोल्ड वॉर के समय और उसके बाद अब तक रोल्स रॉयस जेट इंजन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है और अब इस कंपनी ने एवॉन, कॉनवे और RB211 जैसे इंजन बनाए हैं। दुनिया का पहला सुपरसोनिक पैसेंजर एयरलाइनर कॉनकॉर्ड विमान भी रोल्स रॉयस के कोलैबोरेशन से बने इंजन रोल्स रॉयस स्नेकमा ओलंपस 593 से ही उड़ता था। फिलहाल यूरोफाइटर, टाइफून, बोइंग 787 और एयरबस 350 रोल्स रॉयस के इंजन पर ही आधारित है। जेट प्रोपल्शन आधारित एरो इंजन में जर्मनी और ब्रिटेन के बाद नाम आता है अमेरिका का। यूएसए के पास वर्ल्ड वॉर 2 के समय जेट इंजन था ही नहीं। यूएसए मिलिट्री की आंखें तब खुली जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के जेट विमानों का कारनामा और काबिलियत देखी। इधर ब्रिटेन के जेट इंजन का विकास काफ़ी आगे तक पहुंच चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ साथ साथ युद्ध लड़ रहे थे। जर्मनी धनाधन जेट विमान बना रहा था। इधर ब्रिटेन ने टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली थी, लेकिन उनके पास क्वांटिटी में जर्मनी का मुकाबला करने के लिए जेट विमानों के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों की टॉप लीडरशिप और इंटेलिजेंस एजेंसियों में काफ़ी दोस्ताना संबंध थे। तो 1941 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूएस के साथ जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने का मन बना लिया और ब्रिटिश फ्रैंक विटल की पावर जेट्स लिमिटेड कंपनी के बनाए टर्बोजेट इंजन्स की डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट्स अमेरिका को सौंप दिए। दोनों देशों के युद्ध के दौरान दोस्ताना संबंध ऐसे थे कि विंस्टन चर्चिल ने टॉप टेक्नोलॉजी की सीक्रेसी की परवाह ही नहीं की। अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अब तक केवल मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए पिस्टन बेस्ड टर्बोचार्जर्स ही बना रही थी। जेट इंजन डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट मिलने के बाद अक्टूबर 1941 में जी ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में लिन नाम की जगह पर एक टॉप सीक्रेट लैब बनाई और अब यहाँ काम शुरू हो गया विटल जेट इंजन के पुर्जे अलग कर रिवर्स इंजीनियरिंग कर अमेरिका इंजन बनाने का। 1942 में फ्रैंक विटल की डिज़ाइन कॉपी करके जनरल इलेक्ट्रिक ने GIA नाम का पहला इंजन बना भी लिया, लेकिन इसमें हाई स्पीड कंबशन और हीट रेसिस्टेंस जैसी समस्याएं थीं। विटल डिज़ाइन को स्केल अप करने में GE इंजीनियर्स हर दिन 16 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन कभी कंबस्टर्स मेल्ट हो जाते तो कभी बेयरिंग फेल हो जाता। उन दिनों मेटलर्जी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद GIA इंजन से अमेरिकी इंजीनियर्स ने J-31 इंजन बना लिया, जिसे फिट किया गया अमेरिका के पहले फाइटर जेट बेल P-59 एयरक्राफ्ट में। लेकिन ये इंजन भी अमेरिकी पायलटों के लिए जोक बन के रह गया। अमेरिकी पायलट कहते थे कि पिस्टन इंजन से चलने वाले P-51 मस्तांग से भी स्लो था P-59। हालांकि कहते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी कमियां या गलतियां बड़ी कामयाबी का सबब बन जाती हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने सुधार कर J-33 बना लिया, जिसके प्रोडक्शन का जिम्मा जनरल मोटर्स के एलिसन डिवीज़न को मिला। उधर यूएस मिलिट्री ने अब जेट फाइटर डेवलपमेंट का जिम्मा बेल से छीनकर लॉकहीड मार्टिन की सीक्रेट स्कंक वर्क्स टीम को दे दिया, जिसे क्लेरेंस केली जॉनसन लीड कर रहे थे। कहते हैं इतिहास में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तो लॉकहीड मार्टिन ने कामयाबी पाने के लिए रात दिन एक कर दिए और महज 143 दिनों में अमेरिका का पहला ऑपरेशनल फाइटर जेट P-80 शूटिंग स्टार बना दिया। नया J-33 पुरानी डिज़ाइन वाले J-31 से बहुत शक्तिशाली था, तेज़ गति से चलता था, रिलायबल होने के साथ साथ मास प्रोडक्शन भी बहुत आसानी से हो रहा था। लेकिन समय के हिसाब से कॉम्बैट केपेबल P-80 शूटिंग स्टार के ऑपरेशनल होते होते वर्ल्ड वॉर 2 लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जी ने विटल की सेंट्रीफ्यूगल डिज़ाइन में बदलाव किए और पहला एक्सियल फ्लो टर्बोजेट इंजन बनाया। J-35 काफ़ी शक्तिशाली था, जिसे कोल्ड वॉर के शुरुआती F-84 थंडरजेट में लगाया गया। यहीं से जन्म हुआ एरो इंजन में लीजेंड समझे जाने वाले पहले सुपरसोनिक जेट इंजन प्रैट एंड विटनी के J-57 का। पहला सुपरसोनिक इंजन लगाया गया F-100 सुपर सेवर और P-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस में। अमेरिका के एरो इंजन डेवलपमेंट से जो सीखने को मिला वो ये था कि ब्रिटेन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से अमेरिका बहुत कम समय में नई तकनीक वाला जेट इंजन बना सका। जी के टर्बोचार्जर बनाने के अनुभव ने उन्हें जेट प्रोपल्शन के लिए नई चुनौती स्वीकार करने का हौसला दिया। लॉकहीड की स्कंक वर्क्स की सीक्रेटिव टीम ने सिखाया कि भले ही टीम छोटी हो, लेकिन अगर ठान ले तो बड़े बड़े सरकारी ब्यूरोक्रेसी से चलने वाले मैन्युफैक्चरिंग जाइंट से भी बेहतर काम कर सकते हैं। और P-59 की असफलता ये बताती है कि अगर P-59 नहीं होता तो P-80 शूटिंग स्टार जैसे सफल लड़ाकू विमान नहीं बन सकते थे। अमेरिका ने भले ही जेट इंजन का विकास कार्यक्रम देर से शुरू किया,
लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल अप, साइंटिफिक इनोवेशन और मिलिट्री फंडिंग की वजह से ब्रिटेन और जर्मनी दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के बाद विश्व में जेट एरो इंजन डेवलप करने वाला सोवियत रूस दुनिया का चौथा देश बना। लेकिन रूस की जेट इंजन की कहानी बहुत फिल्मी है। स्टालिन ने फौजों और इंजीनियर को हिदायत दे रखी थी कि चाहे चोरी करके लाएं, कॉपी करके लाएं या एरो इंजन की डिज़ाइन में बदलाव करके बनाएं, रूस के पास हर हाल में जेट एरो इंजन होना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी किस्मत आपको वो सब बैठे बिठाए दे देती है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और रूस एरो इंजन के मामले में ऐसा ही खुशकिस्मत देश था। 1945 में रूस ने जब जर्मनी पर कब्जा शुरू किया तो सोवियत आर्मी ने जर्मनी के हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बंदी बना लिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओसोवाइकिम। सोवियत आर्मी ने जंकस जुमो 004 और BMW 003 जेट इंजन जब्त किए। ये इंजन मैसेसमिथ Me-262 और हैंकल He-162 फाइटर जेट लड़ाकू विमानों में लगे थे। KGB ने सैकड़ों जर्मन इंजीनियर्स को सोवियत रूस में जबरन बसाकर इन इंजनों के सोवियत वर्जन्स को बनवाया। 1950 में जर्मन इंजीनियर्स को वापस ईस्ट जर्मनी तभी भेजा गया जब जर्मनी की जुमो 004 का वर्जन RD-10 और BMW 003 का रूसी वर्जन RD-20 बनकर तैयार नहीं हो गया। इन एरो इंजन को रूसी याक-15 और MiG-9 विमानों में लगाया गया। 1946 तक जब ये कॉपीड रूसी इंजन बने तब तक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मुकाबले ये रूसी एरो इंजन काफ़ी पुराने हो चुके थे। लेकिन कहावत है ना कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, कई बार चीज़ें बिना मांगे मिल जाती हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि सोवियत रूस और ब्रिटेन के बीच 12 जुलाई 1941 को एक स्टैफोर्ड-क्रिस्प एग्रीमेंट हुआ, जिसके मुताबिक नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में दोनों देशों को आपसी सहयोग करना था और शांति के लिए सेपरेट पीस या कोई नेगोशिएशन नहीं करनी थी। इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत सितंबर 1946 में और मार्च 1947 में ब्रिटेन ने सोवियत रूस को कुल मिलाकर 25 रोल्स रॉयस नैनो इंजन बेचने का फैसला लिया। स्टालिन और सोवियत आर्मी तब चौंक गए जब क्लीमेंट एटली की लेबर गवर्नमेंट ने बिना सवाल जवाब किए एडवांस्ड एरो इंजन नैने को सोवियत रूस को बेचने का तुरंत फैसला ले लिया। दरअसल ब्रितानी हुकूमत को सपने में भी गुमान नहीं था कि सोवियत रूस जो इंजन सिविलियन विमानों में लगाने के लिए ख़रीद रहा है उन्हें वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर अपने मिलिट्री लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल करेगा। सोवियत रूस ने आनंद फानन में रोल्स रॉयस नैने को रिवर्स इंजीनियरिंग कर क्लिमोव VK-1 इंजन बना लिया, जिसे MiG-15 लड़ाकू विमान में लगाया गया। MiG-15 फाइटर ने आगे आने वाले समय में दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी। सोवियत रूस के MiG-15 लड़ाकू विमानों ने 1950 और 53 के बीच हुए कोरियन वॉर में कहर ढा दिया। लेकिन कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। सोवियत रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग करने में महारत तो हासिल कर ली थी, लेकिन सोवियत रूस ने अब अपनी खुद की ओरिजिनल डिज़ाइन पर काम शुरू किया, यानी कि अपनी अकल लगाई और एक तरह से जो अब रशियन ल्यूल्का AL-7 से Su-7 और Su-9 जो लड़ाकू विमान थे वो उड़ाए जा रहे थे। तुमनस्काई R-11 सोवियत रूस का डिज़ाइन किया हुआ वो आफ्टरबर्नर टर्बोजेट इंजन था, जिसे MiG-21 विमानों में लगाया गया। दुनिया में देखा जाए तो MiG-21 विमानों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। 1970 के दशक तक सोवियत रूस डॉग फाइटिंग के लिए इमरजेंसी आफ्टरबर्नर वाला तुमनस्काई R-25 बना चुका था। क्लिमोव RD-33 से MiG-29 फ्लाई कर रहे थे, जो अमेरिकी F-16 या F-18 को टक्कर देता था। कोल्ड वॉर के समय का सैटर्न AL-31 इंजन जो Su-27 में लगाया गया सबसे बेहतरीन सोवियत इंजन था। 1980-90 के दशक तक आते आते रूसी इंजन अमेरिकी प्रैट एंड विटनी और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों का मुकाबला कर रहे थे। कहते हैं जहां चाह है वहीं रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की पॉलिटिकल लीडरशिप अगर ठान ले तो रशियन डीप स्टेट की तरह कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस दुनिया का वो 5वां देश बन गया जिसके पास अपने खुद के बनाए एरो इंजन हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने फ्रांस की एरोस्पेस इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने फ्रांस की एविएशन फैक्ट्रियों पर कब्जा कर फ्रांसीसी इंजीनियर को अपने युद्ध के कामों में लगा दिया। ब्रिटेन और जर्मनी से फ्रांस एरो इंजन के मामले में कोसों दूर था, लेकिन सोवियत रूस की तरह फ्रांस ने ब्रिटेन से रोल्स रॉयस नैने इंजन लिए और 1949 में दासो ओरेगन फ्रांस का सबसे पहला फाइटर जेट बना। फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस की एरोस्पेस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया और सभी रिसर्च को स्नैकमा नाम की कंपनी के अंडर में ले लिया। 2016 में स्नैकमा का नाम बदलकर सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन कर दिया गया। रूस की तरह फ्रांस में भी जर्मन इंजीनियर को
हायर किया गया। 1950 के दशक में स्नैकमा अटर 101 नाम का इंडिजिनस इंजन बनाना शुरू किया जो जर्मन BMW 003 डिज़ाइन पर आधारित था। फ्रांस के इंजीनियर काफ़ी सीक्रेसी बरत रहे थे, उन्हें लगता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ उनके इंजन प्रोग्राम को सैबोटेज कर सकते हैं। अटर इंजन से 1950 के आखिर में फ्रांस दासो मिराज 2 पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने में कामयाब हो गया। फ्रांस के लिए कामयाबी का वो क्षण था जब मिराज 2 दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला विमान बन गया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को अपने बलबूते पे टक्कर देना बहुत बड़ी बात थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गोयल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रिंसिपल पर काम करते हुए इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स बनाने पर जोर दे रहे थे। वो नाटो पर बिल्कुल निर्भर नहीं होना चाहते थे। इसी कड़ी में फ्रांस ने स्नैकमा TF306 डेवलप किया जो हाई बाईपास टेक्नोलॉजी में फ्रांस का पहला एफर्ट था। फ्रांस की सफलता का एक बहुत बड़ा सबब ये था कि फ्रांस ने अमेरिका और ब्रिटेन से टेक्नोलॉजी मदद लेने पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे फ्रांस के इंजीनियर पर स्वदेशी तकनीक डेवलप करने का एक तरह से दबाव बना हुआ था। इसका एक कारण फाइनेंशियल रिसोर्स क्रंच भी था। इसी बीच फ्रांस को मेजर ब्रेक थ्रो मिराज F1 लड़ाकू विमान से मिला जिसमें अटर 9K50 इंजन लगा था। ये विमान ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट हुआ। फ्रांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन डेवलप में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, लेकिन कमर्शियल इंजन प्रोडक्शन में वो अभी भी पीछे था। 1974 में फ्रांस ने अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करार कर CFM इंटरनेशनल नाम का जॉइंट वेंचर बनाया। जॉइंट वेंचर का CFM 56 एविएशन इतिहास का सबसे सफल इंजन बना, जिससे बोइंग 737 और एयरबस 320 जैसे विमानों को उड़ाया गया। फ्रांस को एरो इंजन में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए एक ब्रेक थ्रो की ज़रूरत थी और 1980 के दशक में फ्रांस को सबसे बड़ी सफलता मिली। साफरान ने M88 जेट एरो इंजन बनाया जिससे 4.5 जनरेशन वाला दासो रफाल एयरक्राफ्ट फ्लाई किया गया। फ्रांस के जेट एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक सीख मिलती है कि अगर लीडरशिप साथ हो तो आप खुद भी अपनी तकनीक डेवलप कर सकते हैं। चीन दुनिया का छठा ऐसा देश है जो एरो इंजन टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। 1949 की सिविल वॉर और चीनी क्रांति के वक्त चीन के पास ना तो अपना कोई फाइटर जेट था और ना ही कोई एरो इंजन। शुरू में चीन सोवियत रूस से RD-10 और RD-20 इंजन ले रहा था और सोवियत क्लिमोव VK-1 इंजन वाले MiG-15 और MiG-17 लड़ाकू विमान ही चीन के एयर पावर थे। चीन के एरो इंजन प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले 1956 में चीन की पंचवर्षीय योजना में हुई, जिससे एरो इंजन रिसर्च के लिए बजट का प्रावधान किया गया। शेनियांग लाइमिंग WP-5 चीन का पहला स्वदेशी एरो इंजन था, जिसे सोवियत रूस के क्लिमोव VK-1 जेट इंजन को कॉपी करके बनाया गया था। ठीक इसी तरह WP-6 और WP-7 इंजन जिन्हें चीन ने J-5 और J-7 फाइटर जेट में इस्तेमाल किया, वो सोवियत तुमनस्काय R9 और R11 इंजन की हूबहू कॉपी थे और जो कॉपीकैट चीन था वो अभी तक एरो इंजन को कॉपी तो कर पा रहा था, लेकिन उनमें कोई सुधार इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा था। 1960 और 62 के बीच में चीन और सोवियत रूस के रिश्तों में खटास आ गई और सोवियत रूस ने इंजन की डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी जो एडवाइज़र थे वो चीन भेजने बंद कर दिया और अब चीन के सामने कोई रास्ता नहीं था, तो उसने खुद रास्ता तलाशना शुरू कर दिया और सफलता और असफलता दोनों से ही उसे अब खुद जूझना पड़ रहा था। चीन के संस्थापक माओ जेडोंग की डेथ के बाद चीन ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के आगे अपने रास्ते खोल दिए, द्वार खोल दिए। 1980 के दशक में चीन ने रॉल्स रॉयस इस पे 512 इंजन खरीदे और रिवर्स इंजीनियरिंग का WS-9 इंजन बनाए। इस इंजन से अब चीन JH-7 बॉम्बर विमानों को उड़ाने लगा। 1990 में सोवियत रूस के विघटन के बाद रूस अब चीन को Su-27 और J-10 विमानों के लिए AL-31 इंजन सप्लाई करने लगा। इसी बीच चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अमेरिकी और यूरोपियन एरोस्पेस कंपनियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। सन 2000 के शुरुआती दौर में ही चीन ने प्रैट एंड विटनी, रॉल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक की डिज़ाइन चुरा ली। यहाँ तक कि चीनी हैकरों ने लॉकहीड मार्टिन की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाकर F-35 जैसे अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की भी डिज़ाइन चुरा ली। होल ऑफ गवर्नमेंट एंड नेशनल अप्रोच के साथ चीन लगातार कोशिशें करता रहा और सन 2000 के शुरुआती दौर में चीन को अपना पहला स्वदेशी एरो इंजन बनाने में कामयाबी मिल गई। चीन ने WS-10 ताइहांग इंजन बना लिया, लेकिन रिलायबिलिटी इशू और छोटी मोटी समस्याएं थीं। 2010 तक आते आते वो भी ख़त्म हो गई, जिससे अब चीन की रूसी AL-31F इंजन पर जो डिपेंडेंस थी वो ख़त्म हो गई और चीन स्वदेशी इंजन से ही J-10 और J-11 फाइटर जेट उड़ाने लगा। चीन का WS-10C इंजन AL-31 से भी बेहतर परफॉर्मेंस में था। चीन ने
2022 में WS-15 इंजन से जब J-20 फाइटर जेट फ्लाई किया तो दुनिया को चीन की वो काबिलियत मालूम हो चली थी, जिसके चलते चीन 5वीं पीढ़ी के इंजन और विमान बनाने वाले गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। चीन फिलहाल हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी वाले WS-25 इंजनों के विकास पर काम कर रहा है। चीन की कोशिश है कि एडेप्टिव साइकिल इंजन्स बनाएं जो पूरी तरह स्टेल्थ हों। फिलहाल अमेरिकी F-35 में जनरल इलेक्ट्रिक का XA-100 इंजन लगा है, जो सबसे मॉडर्न जेट इंजन है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 मार्च को F-47 नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग कंपनी को दिया है। उसके लिए या तो XA-100 या नेक्स्ट वर्जन XA-101 होगा। अमेरिका में कोई नई तकनीक डेवलप कर ली हो पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया था कि F-47 जो विमान है उसकी एक्सपेरिमेंटल फ़्लाइट्स पिछले 5 सालों से लगातार जारी हैं। ऐसे में कोई भी तकनीक अमेरिका के लिए हाईली क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी होगी। एक समय था जब अमेरिका न्यूक्लियर रिएक्टर पावर वाले फाइटर जेट इंजन का विकास कर रहा था, लेकिन तब न्यूक्लियर रिएक्टर के बड़े साइज़ और शील्ड के अभाव के कारण 1970 के दशक में ये प्रोग्राम अमेरिका ने बंद कर दिया। हालांकि अब तकनीक काफ़ी बदल चुकी है और ड्रोन फाइटर जेट्स में इस तरह के इंजन की संभावना से अब लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। भारत ने कैसे अपने एरो इंजन कार्यक्रम की शुरुआत की और भारत अभी कहाँ स्टैंड करता है, ये जानने के लिए एरो इंजन बनाने वाली संस्था GTRE के डायरेक्टर डॉक्टर वी रमन्ना मूर्ति के साथ मैंने इंटरव्यू किया। अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ऐसी स्टोरीज़ देखने के लिए आप नेशनल डिफेंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है इस वीडियो में आप मुझे कम से कम 500 लाइक्स तो देंगे ही। आपके सहयोग और उत्साहवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।